हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग प्रोसेस। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। सिर्फ 5 स्टेप्स हैं इस प्रोसेस में, लेकिन हर एक स्टेप इम्पॉर्टेंट है। हर एक स्टेप से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कुछ कीवर्ड्स आपके लिए समझने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोसेस पे केस स्टडीज आती हैं जिसमें से आपको पर्टिकुलर स्टेप आइडेंटिफाई करना होता है, या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो हम कुछ एग्जांपल्स के साथ हर एक स्टेप को अंडरस्टैंड और लर्न करेंगे ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर सकें। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 5 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म्ड कंट्रोलिंग से आता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक एक नंबर के एमसीक्यूज कंट्रोलिंग चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो वो जो एक एमसीक्यू एक नंबर का होगा वो किसी भी स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग पे क्वेश्चन हो सकता है। तो 5 स्टेप्स को एक एक करके, हर एक स्टेप को कीवर्ड्स के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम अंडरस्टैंड और लर्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या 5 स्टेप्स है कंट्रोलिंग प्रोसेस के। उन 5 स्टेप्स का सीक्वेंस हम कैसे निमोनिक्स के थ्रू याद रख सकते हैं, और उन 5 स्टेप्स से रिलेटेड कीवर्ड्स और एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये 5 स्टेप्स आप अपने पास नोट कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप है कंट्रोलिंग प्रोसेस का सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। दूसरा स्टेप है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तीसरा स्टेप है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। चौथा स्टेप है एनालाइजिंग डेविएशंस, और 5वां स्टेप है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। कंट्रोलिंग का नेचर हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कंट्रोलिंग एक मॉनिटरिंग फंक्शन है। कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जिससे एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने के बाद ये देखा जाता है कि क्या डेविएशंस हैं, क्या कमियां हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस में। फिर उन कमियों के रीजंस पता लगाए जाते हैं और उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो कंट्रोलिंग की डेफिनेशन में ही ये 5 स्टेप्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। अब एक एक करके इन स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स जो हैं बच्चों, उनके लिए आपको क्या कीवर्ड्स याद रखने हैं? क्राइटेरिया और द बेंचमार्क्स। ऐसे क्राइटेरियाज, ऐसे बेंचमार्क्स अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, जिनके अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स भी होते हैं और क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स का मतलब जो मॉनेटरी टर्म्स में या यूनिट्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स, सेल्स टर्नओवर, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। इस तरह के स्टैंडर्ड्स को हम क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स कहेंगे। और जो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं, हालांकि उन्हें मेजर करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ बेंचमार्क्स होने चाहिए टू मेजर द क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि उनकी ऑनेस्टी लेवल क्या है, रेगुलरिटी क्या है, फर्म की गुडविल क्या है। इस तरह के क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स भी डिटरमाइन करने चाहिए ताकि क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस को भी चेक किया जा सके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्राइटेरियाज और बेंचमार्क्स की जब भी कभी बात होगी तो इसका मतलब पहले स्टेप की बात हो रही है। प्लानिंग की बेसिस पे ये स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन किए जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो इंटायरली डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग है, और रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो स्टैंडर्ड्स के बारे में भी कुछ फीचर्स बताए गए हैं कि एक तो स्टैंडर्ड सिंपल होने चाहिए, आसानी से समझ में आ जाएं, मेजरेबल होने चाहिए मतलब क्वांटिटेटिव टर्म्स में होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए मतलब बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए जिनको अचीव करना ही पॉसिबल नहीं है। बहुत ही क्लियर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, बहुत ही एक्यूरेट स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए जिनको आसानी से चेंज किया जा सके अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो कुछ स्टैंडर्ड्स से रिलेटेड आपको फीचर्स बता रखे हैं कि स्टैंडर्ड्स कैसे होने चाहिए: सिंपल, मेजरेबल, अचीवेबल, क्लियर, टाइम बाउंड, रियलिस्टिक, फ्लेक्सिबल। तो इस तरह के कुछ फीचर्स जो है वो स्टैंडर्ड्स में होने चाहिए। हर तरह के स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन को तय करने चाहिए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। और ये स्टैंडर्ड्स हैं क्या? ये बेंचमार्क्स हैं, क्राइटेरियाज हैं जिनके अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस को
मेजर किया जाता है। तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अब है सेकंड स्टेप ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस, क्योंकि अब स्टैंडर्ड्स तय हो गए तो अब एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी इन द लाइट ऑफ द स्टैंडर्ड्स जो तय किए गए थे। तो उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मेथड्स लिख दिए हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं जो कि सुपरवाइजर्स तैयार करते हैं, सुपीरियर्स तैयार करते हैं, या पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेथड से लोगों की परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाता है, या रैंडम सैंपल चेकिंग के हिसाब से कभी कभी मेजरमेंट को चेक किया जाता है जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होती है या बहुत लार्ज साइज की जो है वो परफॉर्मेंस है जिसमें से हर एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को चेक नहीं किया जा सकता, तो सैंपल चेकिंग मेथड यूज किया जाता है। अकाउंट्स में बहुत सारे मेथड्स आपने पढ़े होंगे, रेशियोज, कैश फ्लोज, तो ये भी सारे मेथड्स हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। तो पहले तो स्टैंडर्ड्स हमारे सामने हैं और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस जो एक्चुअली कंडक्ट है, परफॉर्मेंस है एम्प्लॉइज का, उसको कई तरीकों से मेजर किया जाता है ताकि तीसरा स्टेप कंट्रोलिंग का लिया जा सके। और वो तीसरा स्टेप क्या है? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। तो जो फर्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड्स डिटरमाइन किए गए और जो सेकंड स्टेप में एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की गई, तो अब थर्ड स्टेप में इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। सो व्हेन द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स, तो उससे क्या पता चलता है? डेविएशंस आर रिवील्ड। तो डेविएशंस का मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड्स एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे ये कीवर्ड आपको याद रखना है कि डेविएशंस कैन बी पॉजिटिव एंड डेविएशंस कैन बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव डेविएशंस का मतलब एक्चुअली वैसे वो डेविएशंस नहीं होती हैं, लेकिन अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा है और जो स्टैंडर्ड्स तय किए गए थे वो कम है, तो वो कहलाती हैं पॉजिटिव डेविएशंस। तो डेविएशंस का फॉर्मूला आप अपने पास लिख लीजिए। डेविएशंस का फॉर्मूला है एक्चुअल परफॉर्मेंस माइनस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। से फॉर एग्जाम्पल कि जो यूनिट्स ऑफ आउटपुट्स पर डे प्रोड्यूस हुए वो 500 प्रोड्यूस हुए और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी जो तय की गई थी वो 400 यूनिट्स की तय की गई थी। तो यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा है और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो थी वो कम थी, तो इसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन अगर इसका उल्टा होगा कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो 400 यूनिट्स है और स्टैंडर्ड्स हमारे थे 500 यूनिट, तो ये जो माइनस में आ रही है ये है हमारी नेगेटिव डेविएशन। तो अगर डेविएशन पॉजिटिव हो तो उसे तो पॉजिटिवली लिया जाता है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको बेस बनाया जाता है और उसमें कोई करेक्टिव एक्शन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर डेविएशन नेगेटिव हो तो आगे के स्टेप्स भी लिए जाएंगे। तो एक्चुअली जो थर्ड स्टेप है कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स, इसको हम ये भी कह सकते हैं दैट इट इज द स्टेप ऑफ फाइंडिंग आउट डेविएशंस, कमियां पता लगाना। ये पता लगाना कि जो हमने सोचा था, जो स्टैंडर्ड्स हमने डिटरमाइन किए थे, क्या वो अचीव हो पाए या नहीं हो पाए, और अगर नहीं अचीव हो पाए तो कितनी कमी रह गई। सो व्हाट आर द नेगेटिव डेविएशंस, उनको पता लगाने के लिए ये थर्ड स्टेप लिया जाता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। अब जब डेविएशंस पता लग गई हैं कि एक्चुअली नेगेटिव डेविएशंस हैं जिन पे काम करना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो अब लिया जाएगा जो एक्चुअल क्रक्स है कंट्रोलिंग प्रोसेस का, वो है एनालाइजिंग डेविएशंस। एनालाइजिंग का मतलब होता है बहुत ही डिटेल्ड एंड डीप स्टडी। तो जब एनालाइज की जाती है डेविएशंस में, तो इसमें दो चीजों पे फोकस होता है। पहले तो ये देखा जाता है कि डेविएशंस जो हैं, ऐसी कौन सी डेविएशंस हैं विच नीड टू बी अटेंडेड अर्जेंटली, जिनको बहुत ही अर्जेंटली जिन पर ध्यान देना है, और कौन सी डेविएशंस ऐसी हैं जो माइनर हैं या विद इन द परमिसिबल लिमिट्स हैं। तो क्योंकि ये पता लगाना बहुत जरूरी होता है कि कोई मेजर डेविएशंस तो नहीं है। तो डेविएशंस को एनालाइज करने से पहले तो दो तरह की डेविएशंस जो हैं वो फाइंड आउट की जाती हैं और फिर उनके कॉजेज ऑफ डेविएशंस भी पता लगाए जाते हैं। तो ये दोनों कीवर्ड्स हैं इन द स्टेप ऑफ एनालाइजिंग डेविएशंस
कि जब ये पता लगाया जाता है कि कौन सी डेविएशंस जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और अर्जेंट हैं जिन पर ध्यान देना है, और कौन सी डेविएशंस ऐसी हैं जो बहुत ही मेजर हैं और जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और फिर उन दोनों तरह की डेविएशंस के रीजन पता लगाना, दैट इज द स्टेप ऑफ एनालाइजिंग डेविएशंस। तो इसी स्टेप में आपको दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, और वो दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या हैं? नंबर 1 क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड नंबर 2 मैनेजमेंट और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। मतलब एनालाइज करते टाइम डेविएशंस को इन दोनों बातों का ध्यान रखा जाएगा। इसके मीनिंग मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर 1 है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। उसके लिए आपको ये पूरा सेंटेंस याद करना है। इट इज नीदर पॉसिबल नॉर इकोनॉमिकल टू चेक ईच एंड एवरी डेविएशन, सो management should focus on key result areas and that is called the critical point control। तो critical point control का क्या मतलब हो गया बच्चों कि कुछ critical areas, कुछ key result areas मैनेजमेंट को पता लगाने होंगे कि ये एरियाज ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें पहले काम करना है, प्रायोरिटी बेसिस पे काम करना है, और अगर उन एरियाज में कोई डेविएशंस होंगी तो मैनेजमेंट को उनके ऊपर अर्जेंटली अटेंशन देना होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल से रिलेटेड आपको ये सेंटेंस याद रखना है कि हर एक डेविएशन को ना तो पता लगाना पॉसिबल है और ना ही उसको पता लगाकर उसके ऊपर काम करना इकोनॉमिकल है। तो इसीलिए जब डेविएशंस को एनालाइज किया जाए तो सबसे पहले क्रिटिकल एरियाज के ऊपर ध्यान दिया जाए, और क्रिटिकल एरियाज वो होते हैं जो कि ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस पे। से फॉर एग्जांपल कि एंटरप्राइज बहुत सारी तरह के एक्सपेंसेस इनकर करती है, तो वो पेटी एक्सपेंसेस भी इनकर करती है, डेली स्टेशनरी, चाय पानी के खर्चे, और वही एंटरप्राइज जो है वो रॉ मटेरियल पे, सैलरीज एंड वेजेस पे भी खर्चा करती है। तो अगर पेटी एक्सपेंसेस में कुछ इंक्रीज हो गया है और एट द सेम टाइम सैलरीज एंड वेजेस में या रॉ मटेरियल कॉस्ट में कुछ इंक्रीज हो गया है, तो उस टाइम मैनेजमेंट को कौन से इंक्रीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? पेटी एक्सपेंसेस में जो इंक्रीज हुआ है या रॉ मटेरियल, सैलरीज और वेजेस में जो इंक्रीज हुआ है? डेफिनेटली रॉ मटेरियल, सैलरीज और वेजेस जो है एक बड़ा हिस्सा होता है एक्सपेंसेस का। तो की रिजल्ट एरियाज होंगे सैलरीज एंड वेजेस इंक्रीज, नॉट द पेटी एक्सपेंसेस इंक्रीज। तो इस तरह से और भी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अर्जेंट अटेंशन नहीं चाहिए होती है, और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिस पे अर्जेंट अटेंशन चाहिए होती है। तो इसीलिए जब डेविएशंस एनालाइज की जाएं तो सबसे पहले तो की रिजल्ट एरियाज पता लगाने जरूरी हैं, और वो इसलिए जरूरी है ताकि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल पर फोकस किया जा सके। दूसरा प्रिंसिपल है कंट्रोल बाय एक्सेप्शन या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। उसके लिए जो आपको सेंटेंस याद रखना है वो ये है, अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी तो कुछ भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। सो ओनली मेजर डेविएशंस बियॉन्ड द परमिसिबल रेंज शुड बॉदर द मैनेजमेंट। यहां पर एक रेंज तय कर देनी चाहिए मैनेजमेंट को। मान लीजिए की रिजल्ट एरियाज तो पता लग गए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेटी एक्सपेंसेस में अगर 10% इंक्रीज भी है, लेकिन सैलरीज और वेजेस में या मटेरियल कॉस्ट में अगर 5% इंक्रीज भी है, तो मैनेजमेंट के लिए मटेरियल कॉस्ट या सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंसेस जो हैं ज्यादा क्रिटिकल हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब मान लीजिए कि उसमें भी मैनेजमेंट ने एक परमिसेबल रेंज डिटरमाइन कर रखी है कि अगर 1% इंक्रीज हुआ तो उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 2% से ज्यादा इंक्रीज हो गया तो वो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज है और उस पे फोकस करना जरूरी है। तो अगर ये परमिसिबल रेंज तय नहीं की जाएगी, मान लीजिए 1% पे भी मैनेजमेंट उतना ही परेशान हो रही है और 10% पे भी उतना ही परेशान हो रही है, तो उससे क्या होगा कि मैनेजमेंट कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो मैनेजमेंट को क्या करना होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है जिसमें कुछ एक रेंज है
और उस एक्सेप्टेबल रेंज में चेंजेस हो रही हैं तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। लेकिन अगर मेजर और सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, बियॉन्ड अ परमिसेबल लिमिट चेंजेस हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना होगा और उसको हम कहते हैं कंट्रोल बाय एक्सेप्शन और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी बता दिया है कि मैनेजमेंट ने मान लीजिए नंबर ऑफ डिफेक्ट्स तय कर रखे हैं कि जो भी टोटल प्रोडक्शन होगी उसमें 2% डिफेक्ट्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल हैं। तो मान लीजिए 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, उसमें से 2 यूनिट्स डिफेक्टिव हैं, तो मैनेजमेंट परेशान नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा होने लगा कि हर 100 यूनिट्स में से 10 यूनिट्स खराब निकल रहे हैं, 7 यूनिट्स खराब निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली ये परसेंटेज 7% और 10% हो गई, तो ये बियॉन्ड द परमिसेबल एक्सेप्टेबल रेंज है जिसके ऊपर मैनेजमेंट को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रूल्स, ये 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स विद एग्जांपल्स आपको समझ में आने चाहिए कि जब डेविएशंस एनालाइज की जाती हैं और रीजंस पता लगाए जाते हैं डेविएशंस के, तो किस तरह की डेविएशंस पे मैनेजमेंट को ध्यान देना होगा, क्रिटिकल एरियाज पे, की रिजल्ट एरियाज पे ध्यान देना होगा और परमिसेबल एक्सेप्टेबल रेंज पे ध्यान देना होगा। और जो डेविएशंस बियॉन्ड द परमिसेबल एक्सेप्टेबल रेंज होंगी सिर्फ उन्हीं पर आगे काम करना होगा। इसके ऊपर मैंने अलग से एक रील भी बना रखी है, अलग से केस स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी इस पे डिस्कस कर रखा है एनालाइजिंग डेविएशंस पे और इन 2 प्रिंसिपल से रिलेटेड। उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, उसे भी आप देख लेंगे। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नाउ कम टू द लास्ट स्टेप, दैट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। करेक्टिव एक्शंस का मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेज ऑफ डेविएशंस, करेक्टिव एक्शंस आर नाउ टेकन फॉर मेजर डेविएशंस एंड डेविएशंस विच रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। तो यहाँ पर फिर से यही बात बताई गई है कि मेजर डेविएशंस के लिए ही करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे, जो माइनर डेविएशंस होंगी उनके लिए करेक्टिव एक्शंस अभी नहीं लिए जाएंगे। और जो डेविएशंस हैं जो कि इमीडिएट अटेंशन जिन्हें चाहिए उन्हीं के ऊपर करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। जहां पर कुछ टाइम के लिए डेविएशंस को इग्नोर किया जा सकता है और वो की रिजल्ट एरियाज नहीं है, उसको बाद में भी करेक्ट किया जा सकता है या हो सकता है उनको करेक्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। तो जो भी रीजन पता लगाया मैनेजमेंट ने ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग द डेविएशंस, उस रीजन के हिसाब से करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। तो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। रीजन ये हो सकता है कि लेबर प्रॉब्लम है तो करेक्टिव एक्शन लेबर से रिलेटेड लिया जाएगा। अगर रीजन है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम की वजह से आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया जाएगा। एक्सपेंसेस अगर रीजन है तो कॉस्ट कंट्रोल किया जाएगा। मार्केटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज डराइव की जाएंगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज ऑफ डेविएशन द करेक्टिव एक्शंस आर टेकन। और जब करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं तो रीप्लानिंग जो है वो की जाती है फॉर टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस। इसीलिए आपसे पहले ही मैं डिस्कस कर चुकी हूं कि कंट्रोलिंग का जब लास्ट स्टेप लिया जाता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, उससे क्या शुरू हो जाता है, दोबारा से प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो कंट्रोलिंग अपने आप में एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये लास्ट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। इससे एक मैनेजमेंट साइकिल हमारी पूरी हो गई। अब नेक्स्ट मैनेजमेंट साइकिल में जब रीप्लानिंग की जाएगी तो प्लानिंग को इम्प्रूव किया जाएगा। फिर से इस तरह के प्लान्स या स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे जो अचीवेबल हो, जो रियलिस्टिक हो, जिनको मेजर किया जा सके, जिनको आसानी से अचीव किया जा सके। तो करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए भी प्लानिंग की जाती है और लास्ट स्टेप से फिर से क्या शुरू हो जाता है, प्लानिंग शुरू हो जाती है। और ये जो बच्चों 5 स्टेप्स हैं इसको मैंने निमोनिक के थ्रू पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है, उससे रिलेटेड भी मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। देखिए जो पहला लेटर है हर एक स्टेप का, नंबर 1 सेटिंग स्टैंडर्ड्स S, नंबर 2 मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस M, नंबर 3 कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड C, नंबर 4 एनालाइजिंग डेविएशंस A एंड नंबर 5 टेकिंग करेक्टिव एक्शंस T। तो इससे जो नेमोनिक मैंने बना रखा है कंट्रोलिंग प्रोसेस को याद रखने का, सब मुझ पर छोड़ दो अब तुम। तो मतलब कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस है जो खुद ये कहता है कि सब मुझ पर छोड़ दो अब तुम, मैं सब ठीक कर दूंगा।
तो इससे रिलेटेड भी मैंने काफी सारी रील्स बना रखी हैं। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस से आपको पांचों स्टेप्स बिल्कुल सीक्वेंस में याद हो जाएंगे, सब मुझ पर छोड़ दो अब तुम। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी मेथड टू लर्न एनी कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, कीवर्ड्स के साथ और एक पर्टिकुलर नेमोनिक के साथ पूरा का पूरा प्रोसेस कंट्रोलिंग का आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि अब इससे रिलेटेड आपको चाहे एमसीक्यूज पूछे जाए, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए या केस स्टडी पूछी जाए, यू विल बी एबल टू आंसर इट परफेक्टली। तो बच्चों, इसके साथ हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर खत्म हो गया और पूरी फर्स्ट बुक भी हमारी खत्म हो गई है। ऑल द 8 चैप्टर्स, सारे 8 चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सारी वीडियोस को देख लीजिए, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर रखे हैं, वो लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और आपकी परफेक्ट रिवीजन हो जाएगी पूरी फर्स्ट बुक की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड बुक स्टार्ट करेंगे और तब तक के लिए आप पहली पूरी बुक को रिवाइज कर लीजिए विद द प्लेलिस्ट आई एम शेयरिंग विद यू। So see you next time where we are going to start the next book and the next chapter, that is chapter 9. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.